हेलो दोस्तों, नमस्ते करता आप लोगों को वापस से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आज सौरभ में। दोस्तों हम लोग एक सीरीज और ऐड कर रहे हैं हमारे इस CUET LLB एग्जाम की सीरीज में। लास्ट ईयर BHU LLB 2020 का जब एग्जाम होता था तो उसमें ज्योग्राफी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे एंड समवट अराउंड 7 to 8 क्वेश्चंस वर देयर। सो ज्योग्राफी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड टुडे वी आर गेटिंग सम 50 और क्वेश्चन अबाउट द ज्योग्राफी सेक्शन एंड आई होप इससे आपका एक क्वेश्चन बैंक बनना शुरू हो जाएगा। जैसे मैंने 50 क्वेश्चंस कल कॉन्स्टिट्यूशन के करे, उससे पहले ऑलरेडी हम लोग अराउंड 80 क्वेश्चंस के आसपास कंप्यूटर के अपलोड कर चुके हैं। तो ऐसे करके कोशिश करेंगे एग्जाम तक हम 200-250 क्वेश्चंस जो है इन वेरियस फील्ड्स के इसमें डाल दें। और कोई फील्ड जिससे आप चाहते हैं कि आई शुड कम अप विद क्वेश्चंस रिगार्डिंग टू दैट फील्ड, तो जस्ट लेट मी नो एंड आई होप आप लोग बाकी प्रिपरेशंस को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। स्पेसिफिकली वी हैव एडेड वन मोर बुक व्हेन रिलेटेड टू कंप्यूटर अबाउट फ्रॉम अरिहंत। उसका मैंने कल एक शॉर्ट भी डाला था, यू कैन गो एंड चेक दैट शॉर्ट वीडियो एज वेल। मैं इस बुक का लिंक इसमें भी डाल दूंगा। एंड इंग्लिश के लिए भी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, अरिहंत की बुक ही आप ट्राई कर सकते हैं। देन वर्बल नॉन वर्बल आई गेस आई होप यू गाइज हैव ऑलरेडी गेट एंड ऐसे करके मैक्सिमम न्यू टॉपिक्स हम लोग इसमें जो है कवर कर लेंगे। ठीक है, जनरल अवेयरनेस की जो ब्लैक बुक थी उसके अंदर ज्योग्राफी और बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उसके अंदर कंप्यूटर का भी टॉपिक है, कुछ बच्चों ने वो बुक भी ली है, यू कैन ऑल्सो गो फॉर दैट बुक एज वेल। तो एक ऐसा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस हम लोग भी बना दें यहाँ पे, कुछ आप लोग भी ट्राई कर ले, क्योंकि अब जो बेसिकली टॉपिक्स हैं जो सिलेबस में वो बेसिकली अब सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस टॉपिक्स ही हैं। मतलब आप जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, जितना ज्यादा उनका मेमोराइज करें, उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आप कोई कंसेप्ट बेसिस उसके अंदर पार्ट्स रहने गया है, एक्सेप्ट आप कंसेप्ट बेसिस पे जो वर्बल नॉन वर्बल की कुछ टेक्निक्स हैं उनको याद कर सकते हैं सिलॉजिज्म वगैरह के अंदर। बट अब कुछ ऐसा पढ़ने वाला जिसको हम लोग याद करें, जिसको हम लोग डिफाइन करें, कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़ दें तो उसके अलावा कुछ रह नहीं गया। और कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत सारी सीरीज जो है मैंने इस चैनल पे ऑलरेडी डाल रखी हैं। 50 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन के कल डाल दिए थे, और क्वेश्चन आएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, मैक्सिमम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। आज इन ज्योग्राफी के क्वेश्चन को आप लोग जरूर ट्राई करें, क्योंकि लास्ट ईयर BHU LLB के अंदर जब CUET हुआ था एंड PGQP40 का उन लोगों ने सेट यूज किया था, तो उसमें उन लोगों ने 7 to 8 विच आई हैव हर्ड की क्वेश्चंस यूज कर रहे थे ज्योग्राफी के, एंड 7 to 8 क्वेश्चंस माइंडेड 4 मार्क्स अगर आप अलॉट करेंगे तो 28-30 मार्क्स आपके 32 मार्क्स आपके वहां पे रेस्ट करते हैं। सो वी कैन नॉट रिस्क देम। सो ये 50 क्वेश्चन ज्योग्राफी के आए हैं, आगे और क्वेश्चन हम लोग लेकर आएंगे। तो अभी आप इनको करें, एंजॉय करें और मेक श्योर करें कि जो भी बुक्स आपको बताई हैं वो सबके सब मंगा लें। कुछ ही मैटर है, कुछ ही समय की बात है, थोड़ा सा खर्चा करने के बाद आप इन बुक्स को रीसेल भी कर देना। ये सारी बुक्स रीसेल भी हो जाती हैं। बट मैं अभी भी देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे हैं, सर कौन सी बुक ले, कौन सी ले, 3-4 बुक्स बता दी, एटलीस्ट स्टार्ट कर दे वहां से करना। और जो मॉक टेस्ट हैं वो अभी आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें टाइम लगेगा, दैट वुड बी कमिंग ऑन आवर चैनल एज वेल। बट टिल देन ऐसे 50 क्वेश्चन की सीरीज एक निकालते रहेंगे, उसके अंदर आप लोग करते रहिए और अपनी प्रिपरेशंस को एनहेंस करते रहिए। सो दोस्तों, लेट्स गो टू द स्ट्रीमिंग ऑफ आवर 50 क्वेश्चंस फॉर ज्योग्राफी एंड लेट गेट मैक्सिमम आउट ऑफ दिस। तो दोस्तों चलिए, आज की सीरीज में हम लोग करेंगे हमारे ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो आपको, क्योंकि इस बार सिलेबस में ज्योग्राफी भी रहने वाला है और BHU LLB 2022 के पैटर्न में देखा गया था ज्योग्राफी से कम भी 7-8 के करीब सवाल पूछे गए थे। तो 7-8 के करीब अगर सवाल किसी टॉपिक से पूछे जा रहे हैं तो देन दैट इज़ नॉट अ नॉर्मल टॉपिक। तो इसलिए आज हम ज्योग्राफी की सीरीज़ भी एक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 50 क्वेश्चन करके कोशिश करेंगे कि आराम से हम कम से कम भी 200-250 क्वेश्चन के करीब कर लें, लाइक आर कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज। तो आइए, सबसे पहला सवाल हमारा जो इसके अंदर ये है, ये एस्ट्रॉइड्स आर मूव्ड बिटवीन दी मार्स मर्करी, वीनस एंड मार्स एंड जुपिटर एंड सैटर्न। सो इसका जो आंसर है दैट इज सी, मार्स एंड जुपिटर। जो आपके क्या कहते हैं एस्ट्रॉइड्स हैं वो मार्स और जुपिटर के बीच में ही वो एक तरीके से वहीं पे ही ज़्यादा मूवमेंट उनका होता है। और आपको पता होना चाहिए कि क्या कहते हैं, जब हम सन से बात करते हैं तो सन से आप जब ट्रेवल करना शुरू करेंगे, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स पे जब आप जाते हैं तो इन 4 जो प्लैनेट्स हैं इनके बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। बट जैसे ही आप मार्स के आगे शुरू करेंगे तो जो डिस्टेंस है प्लैनेट्स के बीच में वो बढ़ता जाता है। और यही कारण है कि इस स्पेस के अंदर जो है आपके मैक्सिमम जो आपके एस्ट्रॉइड्स हैं आपको मिल जाएंगे। तो अगला है, विच वन इज द न्यूएस्ट थ्योरी दैट डिफाइंस द ओरिजिन ऑफ द अर्थ? दैट इज अ बिग बैंग थ्योरी। बहुत ही फेमस है बिग बैंग थ्योरी जो है उसके, दैट इज द थ्योरी विच डिफाइंस द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज डिस्क्राइब द लूनर एक्लिप्स? तो लूनर एक्लिप्स की बात कब होती है, आप इसको पढ़ें ढंग से। हम लोग चंद्र ग्रहण की बात जब करते हैं तो चंद्र ग्रहण
कब लगता है, तो वो बात करी जा रही है यहाँ पे। व्हेन द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ, व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड द मून, व्हेन द सन कम्स बिटवीन द अर्थ एंड द मून, व्हेन द मून इज नियरेस्ट टू अर्थ। तो इसका जो आंसर है दैट इज बी। इट हैपेंस जब अर्थ है वो आ जाती है आपके सन और मून के बीच में। आपको पता होगा कि जो मून है वो एक बॉडी है, एक तरीके से जो है अर्थ के अराउंड एक नेचुरल सैटेलाइट है, एक बॉडी है जिस पे जब सन की रिफ्लेक्शन पड़ती है तो हमें जो चमकता हुआ मून दिखता है वो सन की लाइट जब सन पे पड़ती है, उसकी रिफ्लेक्शन जब अर्थ पर आती है तो हमें वो जो चांद है वो ढंग से दिखता है। और ग्रहण का मतलब क्या होता है? ग्रहण का मतलब होता है जब आप उसको ना देख पाएं, वो इनविजिबल हो जाए। तो उसमें क्या होता है, जब अर्थ जब मून के आगे आ जाती है, जो रिफ्लेक्शन है सन की ऊपर, जो सन की लाइट की मून के ऊपर वो नहीं पहुंच पाती और जो मून है वो नहीं दिखता। तो चंद्र ग्रहण तब लगता है जब धरती चांद और सूरज के बीच में आ जाए। सो नाउ दे टॉकिंग अबाउट 66 नॉटिकल 60 डिग्री 30 सदर्न लैटिट्यूड लाइन इज कॉल्ड एज दी। तो ये जो लाइन है आपको पता होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस लाइन इज नोन एज दी एंटार्क्टिका लाइन। ये सारी लाइंस आप लोगों ने कर लेनी है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन किस पे आता है, 23.5 लाइन किसको कहा जाता है, 0 डिग्री जो है वो कौन सी लाइन होती है। तो ये जो डिग्रीज ऑफ लाइंस जो है इनको आपने ज़रूर करके जाना है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए जो अर्थ है, जब हम अर्थ की बात करते हैं तो उसमें लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हैं और लैटिट्यूडनल लाइंस हैं। लॉन्गिट्यूडनल लाइंस के बीच में 4 मिनट्स का डिफरेंस होता है जो कि हमारे टाइम जोन्स को डिफाइन करता है, ठीक है। तो ये जो लाइंस हैं, जो लॉन्गिट्यूड है और जो लैटिट्यूड है, इन लाइंस को आपने ज़रूर करके जाना है। और ये ऐसी डिग्रीज वाली जो लाइंस जो आपसे पूछी जा रही है, इक्वेटर कौन सी डिग्री से जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की कितनी डिग्री से लाइन जा रही है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड यू डेफिनेटली नीड टू डू देम। सो मेक श्योर कि आप इनको जरूर करके जाएं। अपर लेयर ऑफ द अर्थ इन विच द मेजॉरिटी ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनियम इज कॉल्ड एज। तो जिस पे अपर लेयर ऑफ अर्थ जिसमें मैक्सिमम सिलिका एल्यूमिनियम है उसको क्या कहा जाता है? सो दैट इज नोन एज द क्रस्ट। क्रस्ट इज द आंसर ऑफ दैट, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको देखो क्वेश्चन बता रहा हूँ, बट अगर आपको जैसे क्वेश्चन के पीछे डेप्थ जाननी है तो जैसे आपको क्रस्ट जानना है, मेंटल जानना है, मैंने पहले भी अपनी बार जब मैं पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स कराता था तो ऑलवेज मेक श्योर वन थिंग कि आपको एक अच्छे स्टूडेंट की खूबी होती है एक क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चंस को निकालने की। तो जब आप एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस निकालते हैं तभी आपको एक अच्छा वो स्टूडेंट कहा जाता है। तो आप यहाँ पे आप देखिए कितनी सारी टर्म्स आपके सामने आ रही हैं नई नई। अगर आपको नहीं पता कोर क्या है, मेंटल क्या है, क्रस्ट क्या है, तो आप उसको जरूर एट द एंड ऑफ द डे रिसर्च जरूर करें। विच एलिमेंट इज हाईली फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस पे कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो मैक्सिमम फाइंड किया जाता है? द आंसर इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज फाइंड इन अ वेरी हेवी क्वांटिटी ऑन अर्थ, ठीक है। विच रॉक इज कंसिडर्ड टू बी द बेस ऑफ ऑल द रॉक्स। सारी रॉक्स का जो बेस है उसको कौन सी रॉक है उसे कहा जाता है? दैट्स एन इग्नियस रॉक, ठीक है। अगेन यू हैव मेटाफोरिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स, इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक। तो आपको पता होना चाहिए सेडिमेंट्री रॉक किसे कहते हैं, ठीक है। विच टाइप ऑफ रॉक इज कोल। जो कोल है वो कौन सी रॉक से बना होता है? द आंसर इज सेडिमेंट्री रॉक। विच रिवर वैली इज द एग्जाम्पल ऑफ रैम्प वैली। सो जो यहाँ पे सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि विच रिवर वैली इज दी ऑप्शन, इज दी क्या कहते हैं, बेसिकली ऑप्शन ऑफ अ रैम्प वैली। सो बेसिकली व्हाट इज अ रैम्प वैली? एक रैम्प वैली अगर आप जानना चाहेंगे तो रैम्प वैली बेसिकली जो यू की शेप में एक वैली होती है उसको रैम्प वैली कहा जाता है, ठीक है। अब इसका जो है दैट देर आस्किंग विच रिवर इज द एग्जाम्पल ऑफ अ रैम्प वैली। सो द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज ब्रह्मपुत्र रिवर इज द रिवर विच इज एग्जाम्पल ऑफ अ रैम्प वैली। So the 10th question is Satpura is an example of. So Satpura is basically a range which is a range of mountain in a central India. So they are basically asking कि सतपुरा रेंज जो है वो बेसिकली कौन से माउंटेन्स की रेंज है? So the answer is the Block Mountain. So Block Mountains are basically a very large block of rock, sometimes like 100 of kilometers.
सो दे आर क्रिएटेड बाय अ टेक्टोनिक एंड लोकलाइज्ड स्ट्रेस इन अर्थ क्रस्ट. तो मतलब इट्स काइंड ऑफ looks like more like a plateau, but it's like one side is up, other side is down, so it's like that. So they're like blocks. So basically they are in kind of a blocks. तो आपको ऐसे दिख जाएंगे वो ब्लॉक्स की तरह. तो माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन, पूरा रेंज जो है सेंट्रल इंडिया में माउंटेन की रेंज है, तो उसको जो है क्या कहते हैं अपना, दे कॉल इट द ब्लॉक माउंटेन रेंज. सो दे आर नाउ आस्किंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इज द फोल्डेड माउंटेन. तो ये पूछ रहे हैं कि जो ये रेंज ऑफ माउंटेन्स जो आपको ऑप्शन में दी गई है, इनके अंदर कौन सी रेंज के अंदर फोल्डेड माउंटेन्स आपको बेसिकली मिल जाएंगे. तो द फोल्डेड माउंटेन्स बेसिकली यू विल फाउंड इज इन दी योर ऑल ऑफ दीज. बेसिकली सबके इन सभी के अंदर आपको बेसिकली क्या कहते हैं अपना फोल्डेड माउंटेन्स मिल जाएंगे. फोल्डेड माउंटेन्स आर बेसिकली द माउंटेन्स अफेक्ट्स ऑन फोल्डिंग लेयर्स विद इन द अपर पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट. तो मतलब बिफोर द क्या कहते हैं बिफोर द टेक्टोनिक प्लेट्स थिंग्स, सो दीज mountains which are like kind of folded amongst themselves, so it is like this. So all of these is the answer. Let us go to the which one of the following gas highly reduced during the volcanic eruption. तो इसके अंदर जो volcanic eruption के समय कौन सी ऐसी गैस है जो highly reduced हो जाती है during volcanic eruption. The answer to that question is your water vapor. So water vapor जो है that gets very highly erupt. So they erupt during the volcanic erupt, so they get highly reduced. Now which one of the following is an example of dormant volcano? So ये जो नीचे आपको दिया गया है, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है डोरमेंट वॉल्केनो का. तो ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं यहाँ पे, फुजियामा, कोटोपैक्सी, स्टैम्बोली, दियोबंद. सो द आंसर इज योर फुजियामा, जो आपका वो फुजियामा वॉल्केनो है, दैट इज कॉल्ड द डोरमेंट वॉल्केनो. सो डोरमेंट वॉल्केनो इज वन दैट इज नॉट इरप्टिंग नाउ. ठीक है, डोरमेंट जैसे होता है ना, इट्स नॉट इरप्टिंग नाउ, बट दैट इज कंसिडर्ड एक्टिव बिकॉज इट कुड इरप्ट इन फ्यूचर. तो उसको जो है आपका डोरमेंट वॉल्केनो कहा जाता है. और जो फुजियाना वॉल्केनो जो आपका है, जो आपको जापान में मिल जाएगा, तो ये फुजियामा जो वॉल्केनो है दैट इज इन जापान. तो ये जो है एक काइंड ऑफ अ डोरमेंट वॉल्केनो के नाम से जाना जाता है. ठीक है, ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए कौन सा इसमें से जो टर्म है यूज किया जाता है ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए, दैट्स अ हाइड्रोमीटर. हाइड्रोमीटर को यूज किया जाता है आपका वो द लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर विच इज द नियरेस्ट टू द अर्थ रिलेटेड टू द वेदर, विच जो सबसे अर्थ के जो नियरेस्ट है आपका लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, वो कौन सी है. नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनको आप पढ़िए ज़रा और बताइए कौन सी है. सो द आंसर टू दैट वन इज योर ट्रोपोस्फेयर 15. सो द बी इज द आंसर. तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले यू हैव ट्रोपोस्फेयर, आपको ट्रोपोस्फेयर मिलेगा. देन यू गॉट स्ट्रेटोस्फेयर, यू हैव स्ट्रेटोस्फेयर. देन आफ्टर स्ट्रेटोस्फेयर यू हैव मेसोस्फेयर, आपको मेसोस्फेयर मिलेगा. देन आफ्टर मेसोस्फेयर यू हैव थर्मोस्फेयर, फिर आपको थर्मोस्फेयर मिलेगा. एंड देन यू हैव एग्जॉस्फेयर, तो आपको फिर सबसे टॉप पे जो है वो एग्जॉस्फेयर मिलेगा. सो दीज आर बेसिकली द लेयर्स ऑफ द एनवायरनमेंट. तो ये आपको पता होना चाहिए लेयर्स ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में. और जो आपका ईनोस्फेयर जो है दैट्स एन आयनोस पार्ट ऑफ क्या कहते हैं अपर एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, 48 किलोमीटर से 965 के बीच में आ जाता है. सो यू कैन से अ रीजन दैट इंक्लूड्स द थर्मोस्फेयर एंड अ पार्ट ऑफ मेसोस्फेयर. तो ये ऐसा है, ये यहाँ पे कुछ जो थर्मोस्फेयर मेसोस्फेयर के बीच का जो पार्ट है वहाँ पे आयनोस्फेयर भी एक, ये जो नीचे ऑप्शन में आपको दिया गया है वो आ जाता है. ठीक है, तो दिस इज योर लेयर्स. तो अगला क्वेश्चन भी देखिए लेयर पे ही है, एंड दैट इज विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड द सेफ्टी गार्ड ऑफ द अर्थ. सो सेफ्टी गार्ड ऑफ द अर्थ, आई होप आपको पता होगा, दैट्स ओजोन वेयर. तो ओजोन इज द सेफ्टी गार्ड ऑफ जो यूवी रेस को अर्थ में आने से रोकती है. फ्रॉम विच ऑफ द लेयर्स ऑफ द आयोनोस्फेयर लॉन्ग रेडियो वेव्स आर रिटर्न टू अर्थ आफ्टर रिफ्लेक्टिंग. तो आयोनोस्फेयर के अंदर बेसिकली कौन सी ऐसी लेयर है जिसमें से
आपका जो है ये जो अर्थ के अंदर रेडियो वेव्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो द आंसर टू दैट इज डी लेयर। सो डी लेयर इज द आंसर टू योर दैट क्वेश्चन। सो वो डी लेयर इज द लोअर मोस्ट पोर्शन, ठीक है। तो लोअर मोस्ट पोर्शन है और ये क्या कहते हैं, दिस इज वेरिंग समथिंग एक 250 किलोमीटर थिक के करीब ये लेयर रहती है एंड इससे जो रिफ्लेक्ट होके दैट द थिंग your whatever radio signal is going on that comes back to the earth. So next question is your 18th question and that says which air pressure belt is known as the horse latitude. So horse latitude जो है basically वो कौन सी उसका डिग्री में आता है, मतलब अर्थ आप देखेंगे जब अर्थ के डायग्राम आप जब अर्थ का बनाएंगे तो अर्थ के डायग्राम में एक ऐसा करके पार्ट आता है जिसको हम लोग हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं। मैंने आपको बताया था लॉन्गिट्यूड यूं होते हैं, लैटिट्यूड्स यूं होते हैं। तो हॉर्स लैटिट्यूड आर बेसिकली लैटिट्यूड विच इज समवॉट अराउंड अबाउट 30 डिग्रीज के आसपास के करीब ये रहता है, ठीक है। 30 to 35 के बीच में जो है आपका ये रहता है। दे आर करेक्टराइज्ड बेसिकली, दे आर ऑल्सो नोन एज सब ट्रॉपिकल रिजेस। इट्स अ वेरी हाई प्रेशर एरिया जो है जहाँ पे आपका मैक्सिमम जो है विंड की मूवमेंट जो है इसी एरिया पे चलती है, इसलिए इसको एक तरीके से हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं, ठीक है। इट्स लाइक 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। तो इक्वेटर के आपका 30 डिग्री पे जो भैया है ये एरिया आ जाता है, ठीक है, ऊपर नॉर्थ पे और साउथ पे, ठीक है। तो ये है दीज लैटिट्यूड लाइक दे हैव वेरी काम विंड्स एंड लिटिल प्रेसिपिटेशन, मतलब ड्राई तरीके का एरिया बेसिकली ये आप कह सकते हैं रहता है हॉर्स लैटिट्यूड का जो है, ठीक है। नाउ लेट इस गो टू दी अदर क्वेश्चन। बोथ हेमिस्फेयर्स वेस्टर्नली विंड मूव्स बिटवीन दी सो जो दो हेमिस्फेयर है नॉर्थ हेमिस्फेयर उसमें वेस्टर्नली विंड्स जो है वो कैसे मूव करती हैं। सो दैट इज योर 19th क्वेश्चन एंड जो इसके ऑप्शंस हैं दैट इज सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर टू पोलर लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर टू सब पोलर लो प्रेशर, ट्रॉपिकल लो प्रेशर टू सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, पोलर हाई प्रेशर टू सब पोलर लो प्रेशर। सो इसका जो आंसर है दैट इज बी, जो बी इज द आंसर ऑफ 19th। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से सब पोलर लो प्रेशर पे मूव करती है। प्लेस वेयर द अर्थक्वेक फर्स्टली फील्स कॉल्ड एज दी दैट इज कॉल्ड एज द एपीसेंटर। आपने सुना होगा कि उसका जो एपीसेंटर है वो जो अर्थक्वेक है उसका एपीसेंटर कहाँ है, जहाँ पे जो अर्थक्वेक है सबसे पहले फील किया जाता है, दैट इज नोन एज एपीसेंटर। सो एपीसेंटर इज द आंसर। विच वन इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम दैट इज ऑल्सो नोन एज स्टार ऑफ इवनिंग और मॉर्निंग। सो द आंसर टू दैट इज बी, Venus. Venus is the answer to that, which is also known as the star of the evening and morning, ठीक है। rocks and metaspheric rocks have given below, which one is the non match। हमें इसमें नॉन मैच चेक करना है, तो जो नॉन मैच के लिए हमें देखना पड़ेगा उसमें कौन सा, ग्रेनाइट नाइस, लाइमस्टोन संगमरमर, कोल ग्रेफाइट एंड इट्स ग्रेफाइट सिस्ट। सो देखो ऊपर ग्रेफाइट कोल ऑलरेडी कर चुके तो ग्रेफाइट सिस्ट इज रॉन्ग, सो दिस इज डी इज आंसर, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपोग्राफी इज नॉट फॉर्म्ड बाय द रिवर्स। तो जो इसमें टॉपोग्राफीज आपको बेसिकली दी हुई हैं इनमें से कौन सी है जो रिवर से फॉर्म नहीं होती। तो इसका जो आंसर है दैट इज योर सी, दैट इज लो एस। लो एस बेसिकली जो है वो रिवर से फॉर्म नहीं होती, ये जो है बेसिकली विंड से क्रिएट की जाती हैं, ठीक है, विंड से क्रिएट होती हैं, ठीक है। कैनियंस तो आपको पता ही है, ग्रैंड कैनियंस वगैरह जो बन जाते हैं दे हैव बीन फॉर्म्ड बाय द रिवर्स ओनली, ठीक है। तो इसके अंदर जो लुइस है दैट फॉर्म्स बाय द विंड एंड ये क्या कहते हैं, ये आपका जो मियांडर है दैट इज़ बेसिकली इट इज़ बेसिकली एक काइंड ऑफ कर्व्स और बेंड्स जो पड़ जाते हैं रिवर के जाने से, उसकी बात यहाँ पे करी गई है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स मूव ऑन द कोस्टल रीजन ऑफ चाइना आर नोन एज। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कोस्टल रीजन ऑफ चाइना में मूव करते हैं उनको क्या कहा जाता है, सो देव नोन एज टाइफ्यून, ठीक है। जो हरिकेन, टॉर्नेडो और ये सब आप तूफान तो खैर इंडिया का ही वर्ड है, बट जो टाइफ्यून है, टाइफ्यून चाइना में टाइफ्यून कहा जाता है आपका इन टॉर्नेडो इसको, ठीक है। जो आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं उनको। विच ऑफ द फॉलोइंग वार्म विंड इज नोन एज द आइस ईटर। सो इसमें से जो वार्म विंड है विच इज नोन एज द
आइस ईटर दैट इज योर सी चिनूक। चिनूक जो है बेसिकली आपको पता होगा इंडिया में हमारे पास एक हेलीकॉप्टर भी है चिनूक करके, ठीक है। तो चिनूक जो है वो बेसिकली एक वार्म विंड है जो इसको हम लोग आइस हीटर के नाम से भी कहते हैं, दैट इज नोन एज दिस। विच वन इज द फास्टेस्ट फ्लोइंग ओशनिक करंट इन द वर्ल्ड? तो वर्ल्ड के अंदर सबसे फास्टेस्ट फ्लोइंग ओशनिक करंट कौन सा है? दैट इज गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। मिरियान ट्रेंच विच इज द डीपेस्ट प्लेस ऑफ अर्थ सिचुएटेड इन दी, जो मिरियान ट्रेंच है, मिरियाना ट्रेंच जिसे कहा जाता है, ठीक है, वो कहाँ पे सिचुएटेड है? मिरियाना ट्रेंच। सो मिरियाना ट्रेंच जो है बेसिकली आपका पैसिफिक ओशन में सिचुएटेड है, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन की तरफ आपको दिख जाएगा आपको एक तरीके से। तो ये बेसिकली एक ट्रेंच है जो कि 200 किलोमीटर तक आपको एक स्ट्रेच में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पैसिफिक ओशन के अंदर मिल जाएगा। एक लॉन्ग नैरो हॉल होता है, क्या कहते हैं, डग इन द वाटर, डग इन द ग्राउंड फॉर वाटर टू फ्लो अलॉन्ग। सो इट्स बेसिकली एक वेरी लॉन्ग ट्रेंच आपको एक ओशन के अंदर मिल जाएगा, दैट इज मिरियाना ट्रेंच। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ टाइड एंड एब? सो टाइड का मेन फोर्स क्या होता है? बेसिकली आपको जो ओशन के अंदर जो टाइड आती है वो क्या होता है? द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून इज द आंसर, ठीक है। तो जो टाइड आपकी आती है समुद्र में वो मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। रिंग्स ऑफ फायर विच इज द मोस्ट वॉल्केनो रीजन्स हैज बीन स्प्रेड अराउंड। रिंग ऑफ फायर जो सबसे ज़्यादा आपके वॉल्केनिक, एक इतने सारे वॉल्केनिक रीजन जो हैं वो कहाँ पे हैं बेसिकली? सो दैट रिंग ऑफ फायर रीजन इज अराउंड मच ऑफ द रिम ऑफ पैसिफिक ओशन। सो पैसिफिक ओशन का एक रिंग ऑफ फायर करके आपको डायग्राम भी आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। ऐसे करके क्या है, जापान से कवर होते हुए यूँ चाइना के पास से जाते हुए देन आपका नॉर्थ अमेरिका से होते हुए और आपका साउथ अमेरिका, कुछ ऐसे करके रिंग ऑफ फायर है। जो मैक्सिमम सारे वॉल्केनोज हैं आपको इसी रिंग के अंदर वो मिल जाएंगे। सो ये जो बेसिकली इसका आंसर है दैट इज पैसिफिक ओशन। तो पूरा पैसिफिक ओशन जो है रिंग ऑफ फायर से बेसिकली भरा हुआ है। वेयर डज 19 डिग्री ईस्ट रिज, 90 डिग्री ईस्ट रिज जो है वो कहाँ पे है, ठीक है। तो 19 डिग्री ईस्ट रिज जो है वो दैट इज योर क्या कहते हैं पार्ट विच इज इन दी साउथ ऑफ इंडिया, म्यांमार के पास में। सो यू कैन कॉल इट दी बे ऑफ बंगाल, ऑन द साउथ ऑफ बंगाल बेसिकली इट इज। सो आपका बे ऑफ बंगाल इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। तो ये जो है बे ऑफ बंगाल इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। सो इट्स अ 90 डिग्री ईस्ट रिज है, ये एक तरीके का रिज है बेसिकली, ये ओशन के अंदर बना हुआ है। मैंने आपको वही बताया जैसे आपको ऊपर हमने क्वेश्चन पूछा था ट्रेंच का, वैसे ही रिज है। सबसे इम्पॉर्टेंट एक सीधा सा रिज है आपका, आपको बांग्लादेश और इंडिया के जो मैप है उसके आपको यहाँ मिल जाएगा म्यांमार से, ये म्यांमार के यहाँ से होता हुआ। तो 90 डिग्री एक रिज है जिसको बे ऑफ बंगाल में आपका पाया जाता है। विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज द मोस्ट सुटेबल फॉर एरोप्लेन्स? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि एरोप्लेन जो है वो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर में ही फ्लाई करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सुनामी विच इज नेचुरल डिजास्टर, व्हाट इज द कॉज ऑफ इट्स ओरिजिन? सो ओरिजिन सुनामी का जो था क्या था? ओशनिक अर्थक्वेक, दैट इज वेरी इजी क्वेश्चन, एनीथिंग एवरीवन। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर इस एटमॉस्फेयर के अंदर मैक्सिमम अमाउंट जो है एक वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर में होते हैं वो मैक्सिमम अमाउंट तक कितने हो जाते हैं? दैट्स लाइक 4% ही रहते हैं। विच रीजन आर फेमस फॉर कन्वेंशनल रेनफॉल? तो इट्स लाइक मॉनसून रीजन, इक्वेटोरियल रीजन, मेडिटेरियन रीजन और सब ट्रॉपिकल रीजन। तो आप लोग मॉनसून सोचेंगे बट दैट इज इक्वेटोरियल रीजन, सबसे ज़्यादा बारिश यहीं पे होती है। आपने देखा होगा अमेजन के जो जंगल हैं वो भी वहीं पे ही आते हैं। तो इक्वेटोरियल रीजन उसे कहा जाता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। विच इज़ द बिगेस्ट डे इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर? तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सबसे बड़ा डे जो है वो कौन सा होता है? सो द आंसर टू योर 35 क्वेश्चन इज सी, 21 जून। 23 मार्च और 23 सितंबर तो आपको पता है इक्वेटोरियल डेज होते हैं जिसके अंदर दिन और रात सेम रहती है। दिसंबर, ऑफकोर्स दिसंबर में हम चले गए, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रह रहे तो डे तो वो बड़ा हो नहीं सकता, उसमें रात आ जाएगी, ठीक है। जुलाई जो है 23 मार्च के बाद आ रहा है तो ऑफकोर्स सी बात है उसमें जो दिन रात है वो बड़ी होने लग जाएगी, दिन आपका जो दिन है वो बड़ा होने लग जाएगा
बट आपकी जो रात है वो थोड़ी कम होने लग जाएगी, बट पीक पे दैट इज 21 जून। 21 जून के समय पे जो है सबसे हमारा जो है डे है बिगेस्ट डे होता है. Which soil is known as the regular soil? So the regular soil, that is your black soil. Black soil is known as the regular soil. ठीक है. अब black soil इंडिया के अंदर कहाँ पे मिलती है सबसे ज़्यादा? महाराष्ट्र के जो आपका रीजन्स हैं वहाँ पे मिलती है. ठीक है. और आपका सबसे इम्पॉर्टेंट सॉइल है जो कॉटन के लिए यूज़ करी जाती है. सो दिस इज़ योर आंसर बेसिकली. ठीक है. नाउ विच वन ग्रासलैंड डज नॉट मैच विद देयर कंट्री और रीजन. तो ये ग्रासलैंड्स की यहाँ पे बात करी गई है, तो उसमें से कौन सा है जो अपनी कंट्री से नहीं मिलता? पेरियार्स अमेरिका, पैम्पस अर्जेंटीना, डॉन्से ऑस्ट्रेलिया, वेल्ड ब्राजील. ब्राजील वेल्ड इज द आंसर. द फॉरेस्ट विच इज नोन एज द एवरग्रीन फॉरेस्ट आर व्हाट फॉरेस्ट? आर मॉनसून फॉरेस्ट, टाइगा फॉरेस्ट, टुंड्रा फॉरेस्ट और इक्वेटोरियल फॉरेस्ट. तो आपको मैंने क्या बताया, सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होती है? इक्वेटोरियल रीजन में. तो इक्वेटोरियल रीजन जो है बेसिकली उसी के तो फॉरेस्ट जो हुए जो आपके सबसे ज़्यादा एवरग्रीन फॉरेस्ट रहेंगे. ठीक है. तो इक्वेटोरियल forest is your answer. Also known as evergreen forest because they don't shed their leaves any time in particular season. They look green throughout the year. ठीक है. तो found both side of the equator falls in the torrid zone जो हमने डिस्कस भी करा था. ठीक है. Which one of the following is not a hot wind? ठीक है. इसमें से क्वेश्चन है which one of the following is not the hot wind, and that's Mistral. ठीक है. Which one of the following is the oldest folded mountain of the world? Oldest folded mountain of the world: Aravalli, Himalaya, Rocky, Atlas. And your answer is Aravalli. That goes through Delhi. Delhi से जो Aravalli mountain जा रहे हैं, that is one of the oldest. Himalayas are the youngest. ठीक है. Which one of the following is the third largest continent of the world? तो अब आपको देखो इसमें कॉन्टिनेंट जो है वर्ल्ड का वो पूछा गया है थर्ड लार्जेस्ट. अब ये आपको पूरा ऑर्डर पता होगा तो आप इसको ढंग से बता पाएंगे. सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, फिर आपका सबसे छोटा कौन सा है. तो जो लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट जो ऑर्डर आपका है, सबसे बड़ा तो आपको पता है एशिया इज़ द लार्जेस्ट. उसके बाद देन यू गॉट अफ्रीका. अफ्रीका के बाद यू हैव नॉर्थ अमेरिका. ठीक है, विच इज़ थर्ड लार्जेस्ट. देन यू हैव साउथ अमेरिका. ठीक है. देन यू हैव एंटार्क्टिका. देन यू हैव यूरोप. And then Australia is the smallest continent. Smallest continent Australia. तो third largest कौन सा हुआ? North America. So the answer to your question is North America. ठीक है. तो ये आपको ऑर्डर याद रखना है. Then you will be able to do it. Which of the following continent has the highest birth rate? सबसे ज़्यादा बर्थ रेट किस कॉन्टिनेंट में? अब आप ये मेरे ख्याल से वाइल्ड गेस भी अगर आप मारेंगे then you would have definitely know कि जो हाईएस्ट बर्थ रेट है, ठीक है, किस कॉन्टिनेंट में है. तो दैट कॉन्टिनेंट इज योर अफ्रीका. सबसे ज़्यादा बच्चे जो है वो अफ्रीका में होते हैं ऑफकोर्स. देन वो बच्चे कितना जी पाते हैं दैट इज ऑफकोर्स द क्वेश्चन. बट सब सारन रीजन जो है उसमें हाईएस्ट आपका फर्टिलिटी रेट है विच वुड समवॉट बी अराउंड 4.6 के आसपास. यानी हर माँ बाप 4.5 बच्चों से ज़्यादा बच्चे वहाँ पे करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडलॉक कंट्री इज इन साउथ एशिया. जब लैंडलॉक कंट्री साउथ ईस्ट एशिया की बतानी है, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया. इंडोनेशिया के पास समंदर लगता है, आपको पता है, बाली एंड ऑल. वियतनाम भी समंदर लगता है, कंबोडिया पे, लाओस. अब 2 कंट्रीज है जिन पे आप लोग थोड़े से कंफ्यूज हो गए. तो आधे ज़्यादा बच्चों को तो पता ही नहीं होगा कि लाओस जो है वो बेसिकली एशिया के अंदर भी आता है. तो लाओस इज़ द आंसर. ठीक है. कंबोडिया जो है, कंबोडिया के साथ में भी समंदर लगता है. लाओस जो है वो आपको म्यांमार, वियतनाम, चाइना और थाईलैंड चारों तरफ से वो घिरा हुआ है आपका कंट्रीज से. सो लाओस इज द कंट्री विच इज़ द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड. सो लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसर इज योर ऑस्ट्रेलिया. सो बॉक्साइट जो बेसिकली है नेचुरल अकरिंग क्या कहते हैं मटेरियल फॉर्म्ड ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिनरल्स. ठीक है. तो इसमें क्या कहते हैं सिलिका, आयरन ऑक्साइड, टाइटेनिया, ये सब सारे मिनरल्स के अंदर मिल जाते हैं आपको. व्हाट इज कॉल्ड द गार्डन्स ऑफ कॉफी इन ब्राज़ील. तो गार्डन ऑफ कॉफी, आपको पता है ब्राज़ील जो है वर्ल्ड में कॉफ़ी का
सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और उसके अंदर गार्डन ऑफ कॉफी जो फजेंदा को कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन वर्ल्ड विच इज सिचुएटेड इन नेपाल। तो लोकेशन ऑफ इट इज इन नेपाल। तो ठीक है, आपको पता हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट इन नेपाल। विच सीज आर कनेक्टेड बाय द स्विस कनाल। तो स्विस कनाल से कौन सी सीज जो है वो कनेक्टेड हैं? तो योर आंसर टू दैट इज रेड सी एंड मेडिटेरियन सी। ठीक है, स्विस कनाल इजिप्ट से होता हुआ रास्ता जाता है ऐसे करके। ठीक है, दुबई यहाँ पे आता है, मतलब सॉरी यहाँ पे आपका यूएई के आसपास आता है, इधर से आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। तो दैट कनेक्ट्स अ रेड सी टू अ मेडिटेरियन सी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये आपका पैसेज है, वर्ल्ड का हार्ट है बेसिकली। ठीक है, तो आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, जो कि ये यहाँ से मेडिटेरियन सी से आपको कैसे जोड़ रहा है रेड सी को। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिटेरियन सी ऑफ कोर्स है, ऊपर की तरफ आती है, जो आपका जहाँ पे सारा यूरोपियन कंट्रीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, मेडिटेरियन सी। Now, which one of the following match is given below? Which one does not match? So, Detroit Automobile, Manchester Cotton Textile, ठीक है, Osaka Ship Industry, Petersburg is your dairy industry. So, इसमें से कौन सा है जो मैच नहीं कर रहा है? So, answer to that is your Pittsburgh dairy industry. ठीक है, shifting agriculture of Brazil is called as. So, shifting agriculture ब्राज़ील में क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है आपका, दैट इज योर रोका। ठीक है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इन ब्राज़ील इज कॉल्ड एज रोका। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज इन एग्रीकल्चर सिस्टम इन विच, मतलब यू हैव द प्लॉट्स ऑफ लैंड आर कल्टिवेटेड टेम्परली देन अबेंडेड। ठीक है, और उसके बाद फिर उसको दोबारा से देन यू लेट वेजिटेशन फ्रीली ग्रो वाइल द कल्टिवेटर मूव्स टू ऑन अदर प्लॉट। ठीक है, ऐसे करके इसको रोका वहाँ पे कहा जाता है। बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड इज, बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड इज लेक सुपीरियर इज द आंसर। ये पहले क्वेश्चन आ भी चुका है कई बार पेपर्स में। लेक सुपीरियर दैट इज सिचुएटेड इन कैनेडा। So that is your biggest freshwater lake, Lake Superior. So this is it, 50 questions from your geography. I hope आप लोगों को अच्छे से ये questions आए हो और अच्छे से समझ आया हो, and I am able to explain you in detail about these 50 questions, और थोड़ा सा आपको geography में इसकी मदद मिलेगी।